अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। नाउ वी आर स्टार्टिंग। ठीक है, नंबर्स। ठीक है, हमने जो है ना वो थोड़ा सा ओवरव्यू लेना है बिकॉज वी डोंट हैव दैट मच टाइम एंड दैट मच आइडिया कि आपकी चीज़ों से क्या रिलेटेबल है। तो लेट सपोज अगर हम क्लास 8 की थोड़ा सा रिवीजन है, आप लोग देख लो, हो सकता है आप लोग के लिए बेटर हो जाए। जस्ट डू मस्ट वॉच द वीडियो। ठीक है, इसमें P1 और P2 हम पहले भी डिस्कशन करते हुए आए कि P1 और P2 आएगा हमारे पास, हम 7 में ये भी पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो P1 और P2 में आपने करना क्या है, P1 में आपके पास क्या होंगे, कैलकुलेटर बेस्ड क्वेश्चन। कैलकुलेटर अलाउ नहीं होगा और पेपर 2 में आपके पास कैलकुलेटर अलाउ होगा, तो आपने पेपर 2 में कैलकुलेटर को यूज़ करना है। ठीक है, और मैं यही रिकमेंड करूँगा कि पेपर 2 में जब कैलकुलेटर अलाउ है ना, तो वर्किंग शो करने के बाद अपने हर आंसर को कैलकुलेटर से एक बार चेक कर लें कि क्या ठीक करा है या नहीं करा है। ठीक है, क्योंकि अगर मतलब आप सही भी कर रहे होते हैं ना, तो कभी मैनुअल कैलकुलेशन में माइनर से एरर की वजह से आपका पूरा आंसर गलत हो जाता है। तो इट्स बेटर कि आप एक बार रीचेक कर लें कि भाई P2 में मैंने ठीक करा हुआ है या नहीं करा हुआ। अब P1 में तो आपके पास ऑप्शन ही नहीं है, आपने डबल रीचेकिंग करनी है मैनुअली ही, तो मैनुअली ही रीचेकिंग करो। ठीक है, तो रीचेकिंग बहुत अच्छी चीज़ होती है। मैथमेटिक्स में पूरा पेपर कंप्लीट करो, सुकून से करो, और जो चीज़ें पहले आती है ना अच्छी तरीके से वो पहले करें, और फिर जो चीज़ें नहीं आती ना उसको बाद में अटैम्प्ट करें। तो उससे ये होगा कि आपका है ना स्ट्रॉन्ग मतलब कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा जो चीज़ें आपको आती है ना उससे। तो फिर जो नहीं भी आता है ना वो भी आपसे आराम से हो जाएगा। तो नंबर्स टॉपिक पढ़ रहे हैं। नंबर्स में हमारे पास रियल नंबर्स होते हैं। रियल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं जो कि सॉल्व हो सकते हैं, जो आज तक हम सारे नंबर्स को पढ़ते हुए आ रहे हैं। हमारे पास कुछ नॉन रियल नंबर्स भी होते हैं। नॉन रियल नंबर्स मतलब रियल नंबर्स होते ही नहीं है। कौन से नंबर्स सर जिनको सॉल्व ही नहीं करा जा सकता, कौन से ऐसे नंबर्स होते हैं, कोई एग्जाम्पल देते हैं। तो कोई एग्जाम्पल वो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पर मैं एग्जाम्पल ले सकता हूँ, अंडर रूट में -16 लिखा हुआ आ जाए। सर अंडर रूट -16 पॉसिबल ही नहीं है। वाई इज़ इट नॉट पॉसिबल? आप अपने कैलकुलेटर में इसको इंसर्ट करें, देखिए आपका कैलकुलेटर बता रहा होगा एरर। ठीक है ना, अब ऐसा क्यों बताता है कैलकुलेटर एरर? एक छोटी सी मिसाल दे देता हूँ मैं यहाँ पे। लेट सपोज हम 4 का स्क्वायर लिखते हैं, वो क्या आता है? 4 का स्क्वायर हमारे पास 16 आता है। तो क्या -4 का स्क्वायर भी 16 आएगा? सर यहाँ पॉजिटिव 4 का स्क्वायर 16 आता है, तो -4 का स्क्वायर -16 आएगा? नो, -4 का स्क्वायर -16 नहीं आएगा, -4 का स्क्वायर भी 16 ही आएगा। वाई इज़ दैट सो? सर जब हम 4 का स्क्वायर निकालते हैं तो क्या करते हैं, 4 को मल्टीप्लाई बाय 4 करते हैं, तो -4 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 16 आंसर आ जाएगा। तो ये 16 हमारे पास यहाँ से भी आएगा, ये 16 हमारे पास यहाँ से भी आएगा। तो बोथ आंसर्स आर करेक्ट। ठीक है, लेकिन आपने यहाँ पर -16 नहीं लिखना। तो जब ऐसे ही आप अंडर रूट 16 निकालते तो आपके पास +4 भी आ सकता है, और अंडर रूट 16 निकालते तो -4 भी आ सकता है। माइनस अंडर रूट 16 का मतलब ये नहीं है कि -4 आए। ठीक है, अच्छा अब रियल नंबर्स, वो नंबर्स जो सॉल्व हो सकते हैं। सर सॉल्व होने में तो बहुत सारे नंबर्स आते हैं, तो रैशनल नंबर्स होते हैं और इरेशनल नंबर में कैटेगराइज किया हुआ है। अच्छा, सबसे पहले बात करते हैं नेचुरल नंबर्स की। नेचुरल नंबर्स कौन से हैं जिसमें 0 नहीं होता? तो 1 से स्टार्ट होते हैं, देन 6 और 7 8 9 10 तक चलते रहते हैं। इंटीजर्स कौन से होते हैं? सर इंटीजर्स वो नंबर्स होते हैं जो या तो नेगेटिव में हो या फिर हमारे पास पॉजिटिव में हो, -4 -1 0 1 2 3 एंड देन सो ऑन। तो ये सारे हमारे पास क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। फिर होल नंबर्स की बात करें तो होल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स में सिर्फ एक ही फ़र्क है। क्या फ़र्क है सर? वो 0 से स्टार्ट होते हैं होल नंबर्स, और नेचुरल नंबर्स आपके पास 1 से स्टार्ट होते हैं। फिर हमारे पास डेसिमल्स आ जाती है और फ्रैक्शंस आ जाते हैं। ऐसे डेसिमल्स फ्रैक्शंस, जो सारे फ्रैक्शंस लिखे हुए हैं ना आपके पास, कोई भी फ्रैक्शन लिखा हुआ आ जाए वो तो आप आंखें बंद करके उसको क्या लिखते हैं, उसको रैशनल नंबर में क्लासीफाई करते हैं। लेकिन डेसिमल की कहानी में ना आपने देखना पड़ता है। क्या डेसिमल की कहानी में देखना पड़ता है कि क्या वो टर्मिनेटिंग डेसिमल या एंडिंग डेसिमल है। टर्मिनेटिंग डेसिमल या एंडिंग डेसिमल का मतलब सर कि वो एंड हो रहा हो एक मिनिमम टर्म पे, लाइक 2.94 लिखा हुआ है, लाइक 2.98 लिखा हुआ है, या फिर कोई भी 3.75 लिखा हुआ है, कोई भी नंबर लिखा हुआ है, वो एंडिंग होना चाहिए। ठीक है, नीचे जाके खोल ले। कुंडी लगी हुई होगी, नीचे जाके खोल देना। ठीक है, रिकरिंग डेसिमल की बात करें तो रिकरिंग डेसिमल विद अ पैटर्न आता है। तो विद अ पैटर्न सर दूसरी क्या टाइप होती है? एक तो या तो टर्मिनेटिंग हो सकता है, और दूसरी क्वालिटी क्या हो सकती है, रिकरिंग डेसिमल हो सकता है। रिकरिंग डेसिमल में मतलब विद अ पैटर्न चल रहा हो। ठीक है, विदाउट अ पैटर्न और विद अ पैटर्न का बहुत बड़ा केस होता है यहाँ पे। तो रैशनल नंबर हमारे पास ये है। सही है, ये सारे रैशनल नंबर्स हैं। अब अगला बात करें हम इररेशनल नंबर्स की, तो इररेशनल नंबर्स कौन कौन से होते हैं वो भी देख लेते हैं हम। अ नंबर दैट इज़ नॉट अ रैशनल नंबर इज़ एन इररेशनल नंबर। मतलब इनमें से जो आपके पास सारे नंबर्स, अगर ये नंबर में से कोई नंबर नहीं है तो आप कहोगे ये रैशनल तो नहीं है, तो सर इररेशनल होगा। अगर इररेशनल होगा तो सर वो क्या हो सकता है, नॉन टर्मिनेटिंग। अच्छा, इररेशनल होगा सर, और कोई पहचान हो सकती है? सर और कोई पहचान ही हो सकती है कि या तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा या नॉन रिकरिंग होगा। ठीक है, हमारे पास पाई हो गया, हमारे पास पाई की वैल्यू बहुत नॉन एंडिंग आती है, नॉन टर्मिनेटिंग आती है। तो हमारे पास वो पाई की वैल्यू जो है वो क्या है, पाई की वैल्यू हमारे पास ख़त्म हो जाती है। और नॉन रिकरिंग और विदाउट पैटर्न जो है वो हमारे पास लेट सपोज के बहुत अलग अलग जो है ना वो नॉन रिकरिंग का मतलब ये है कि विदाउट एनी पैटर्न चल रहा है, मतलब कोई पैटर्न नहीं है, अलग अलग नंबर आ रहे हैं और एंड भी नहीं हो रहे, तो आप कहोगे वो नॉन रिकरिंग है।
ठीक है। इसमें एक और चीज़ मैं ऐड कर देता हूँ। क्या चीज़ ऐड कर रहा हूँ? एक चीज़ ये ऐड कर रहा हूँ कि यहाँ पर हमारे पास हाँ, यहाँ पर हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर्स होते हैं। परफेक्ट स्क्वायर या परफेक्ट क्यूब नंबर्स होते हैं। परफेक्ट स्क्वायर्स का मतलब क्या है? परफेक्ट स्क्वायर का मतलब ये है कि आपके पास लेट सपोज 16, 9, 4, ठीक है, और आपके पास 25, 36, 49, ये सारे क्या होते हैं? परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स होते हैं। तो आप अगर ये लिखे हुए आ जाए आपके पास स्क्वायर रूट में, तो आप क्या करेंगे? आप कह देंगे ये रैशनल नंबर में क्लासीफाई हो रहा है। इररेशनल नंबर में सारे इम्परफेक्ट स्क्वायर्स आ सकते हैं। इम्परफेक्ट स्क्वायर कौन कौन से? सर √23 लिखा हुआ आ जाए, √2 लिखा हुआ आ जाए, √3 लिखा हुआ आ जाए। ये सारे क्या है सर? ये सारे इम्परफेक्ट हैं, मतलब इररेशनल नंबर्स हैं, ठीक है। तो ये इररेशनल नंबर और ये रैशनल नंबर, सही है। यहाँ तक क्लासीफाई हो गया, ये इजी था। अच्छा, फिर हमारे पास नंबर लाइन आ जाती है। नंबर लाइन आप लोग को बहुत बेसिक से पता है, तो नंबर लाइन को इतना ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। नंबर लाइन में आपने सिर्फ प्लॉटिंग करनी होती है, आपके पास नंबर आ सकते हैं, ठीक है। फिर आपके पास असेंडिंग ऑर्डर आ जाता है, डिसेंडिंग ऑर्डर आ जाता है। अगर आप कहोगे तो मैं आपको इसकी एक PDF बना के भी, मतलब PDF एज ए लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ताकि आप लोग के पास ये पूरी PDF होगी तो आप लोग देख के खुद भी समझ सकते हैं, ठीक है। अच्छा, जब नंबर लाइन पे कुछ क्वेश्चंस आते हैं जिनमें ना आपके पास पॉइंट्स में भी और लिखा हुआ होता है और आपके पास ऐसे भी लिखा होता है फ्रैक्शन में, तो आपको मिक्स नंबर को होल नंबर, मिक्स नंबर को फ्रैक्शन में ट्रांसफॉर्म करना आना चाहिए। लेट सपोज 6 होल 2/5 लिखा हुआ है, तो 5 × 6 हो जाएगा, एंड 6 + 2 क्या हो जाएगा आपके पास? 5 × 6 30 हो गया, एंड 30 + 2 32 हो गया। तो 32/5 आपका आंसर हो जाएगा। और 32/5 क्या होता है वो आप कैलकुलेट कर लेंगे, दैट विल बी 6.4, ठीक है। तो 6.4, 4.2 ऐसे सारे आपने डेसिमल्स में लिख लिए, फिर आप आराम से प्लॉटिंग करते रहें, कोई मसला ही नहीं है नंबर लाइन पे, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास नंबर चैप्टर में आई गेस वो आ जाते हैं सिग्निफिकेंट फिगर वाले मामले। तो सिग्निफिकेंट फिगर वाले मामलात को मैं एक सवाल को सारे सिग्निफिकेंट फिगर्स में समझा देता हूँ, तो वो क्या हो जाएगा आपके लिए एक बहुत अच्छा रेफरेंस हो जाएगा। फॉर सपोज 4, 3, 7, 2, 8, 5 लिखा हुआ है, तो आपको इसको है ना सिग्निफिकेंट फिगर्स में देखना है। अब देखो, सिग्निफिकेंट फिगर्स के लिए ना 3 चीज़ें होती है। सबसे पहली चीज़ कि सिग्निफिकेंट फिगर जो है ना वो आपके पास क्या होता है? सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है आपके पास? इसमें आपके पास 1 से लेके 9 तक सारे नंबर आ जाते हैं। लेट सपोज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 आपके पास ये सारे सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। अच्छा, 0 सर, यहाँ से आपने 1 से 9 तक लिखा, सारे नंबर्स इसमें आ जाते हैं, लेकिन 0 नहीं आ रहा। तो 0 जो है ना वो 0 की कुछ रिस्ट्रिक्शंस है। पहली बात ये कि अगर 0 किसी वैल्यू के पीछे लिखा हुआ है, इफ़ 0 इज़ रिटन बिफोर एनी नंबर, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि ये 0 कोई वैल्यू नहीं रखता, ठीक है। ये हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। अगर हमारे पास 0, 0, 0, 1 लिखा हुआ है, कोई मसला ही नहीं है सर। आपके पास 1 ही जो है वो आसान अल्फाजों में सिग्निफिकेंट फिगर रखता होगा, ठीक है। बाकी ये 2 ज़ीरोज़ कोई वैल्यू ही नहीं रखते। लेकिन अगर 0 सर, दूसरी रिस्ट्रिक्शन क्या है? अगर 0 आपके पास मिडल में लिखा हुआ है, इफ़ 0 इज़ रिटन इन द मिडल, ठीक है। अगर 0 रिटन इन मिडल, ठीक है, क्या मतलब सर? क्या मतलब हुआ इसका? 101 लिखा हुआ है, तो इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स है सर? इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। ये 1 भी सिग्निफिकेंट फिगर रखता है, ये 0 भी रखता है और ये 1 भी रखता है। तो ये तीनों क्या है? सिग्निफिकेंट फिगर्स है, ठीक है। अब अगर आप देखें तो आपके पास क्या है सर? आपके पास है तीसरी बात क्या होती है कि इफ़ 0 इज़ रिटन आफ्टर द नंबर, इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती है। इसमें आपको देखना होता है कि सवाल की रिक्वायरमेंट क्या है। लेट सपोज 1000 लिखा हुआ है, तो 1000 में मैं तो कहूँगा 1 सिग्निफिकेंट फिगर में है, ठीक है। 0, ये वाले जो ज़ीरोज़ है ना ये वैल्यू रखते हैं, इनको आप हटा नहीं सकते। इनको आप हटा सकते हो, बिल्कुल हटा सकते हो। आप नहीं लिखो 1, अपना 1 ही रहेगा, लेकिन इनको हटा दो तो ये 1 अकेला रह जाएगा, ये 1 1000 के इक्विवेलेंट नहीं होगा। तो इट्स बेटर कि आप जो है ना वो ये ज़ीरोज़ को वैल्यू कंसिडर करो, लेकिन सिग्निफिकेंट वैल्यू कंसिडर नहीं करोगे, ठीक है। ये सिग्निफिकेंट वैल्यूज़ नहीं होंगे। कुछ केसेस ऐसे होंगे जिसमें आप 0 को भी सिग्निफिकेंट वैल्यू कंसिडर करेंगे। वो केसेस अगर होंगे तो मैं डिस्कस कर लूँगा। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास लिखा हुआ है, अच्छा, और इसको भी मैं 3, 7 ऐसे लिख देता हूँ। अब ये मेरे पास लिखा हुआ है एक क्वेश्चन। अब इसमें क्या है मेरे पास एक यहाँ पर लिखा हुआ है और यहाँ पर कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स है सर? मुझे फाइंड आउट करना पड़ेगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। अगर 7 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, वो कहता है आपको 3 सिग्निफिकेंट फिगर में ट्रांसफॉर्म करना है, तो आप क्या करोगे? एंड के 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स को कट कर दोगे। एंड के 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स कौन से? ये चारों को लेफ्ट हैंड साइड से कटिंग करोगे, ये चारों को हटा दोगे। और जब हटाते हुए ये लास्ट वाला नंबर जो होगा ना उसको देखोगे वो क्या 5 से बड़ा है या छोटा है? सर ये 2 5 से छोटा होता है। अगर 5 से छोटा होता है तो इस 7 पे कोई इंपैक्ट नहीं डालेगा। आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे 4, 3, 7 और बाकी आगे ज़ीरोज़। आप अपने नंबर को चेंज नहीं करोगे, बस 4, 3, 7 लिख के मत आ जाना, वो गलत हो जाएगा, ठीक है। आपने 43,700 लिखना है, ठीक है, बिकॉज ये ज़ीरोज़ वैल्यू रखते हैं, ये बहुत वैल्यू रखते हैं। ये सिग्निफिकेंट वैल्यू नहीं रखते लेकिन वैल्यू रखते हैं, तो इसको लिखना ज़रूरी है, ठीक है।
इसके अलावा अगर फॉर एग्जांपल एक और केस बता देता हूँ, 0.0073 लिखा हुआ है 738। अब इनमें क्या है, इनमें आपके पास कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, एक और जीरो लगा देता हूँ, ठीक है, और 9 लिख देता हूँ। इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स है सर, इसमें 1 2 3 ये बीच में आ रहा है, तो ये भी सिग्निफिकेंट फिगर 4 और 5 है। और वो कहता है आपने 2 सिग्निफिकेंट फिगर में चेंज करना है। तो आप क्या करोगे, आप देखोगे कि कितनी लास्ट के 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स को हटा दूंगा और लास्ट वाला नंबर देखूंगा 8। क्या 8 5 से बड़ा है या छोटा है, बड़ा है सर, तो क्या 3 पे इम्पैक्ट डालेगा, बिल्कुल डालेगा। तो ये क्या हो जाएगा 0.0074 हो जाएगा। ये 0.00 हटेगा नहीं, क्योंकि ये आपको नंबर की डिस्क्रिप्शन दे रहा है कि पॉइंट में नंबर है, ठीक है। और आगे अगर आप 0 लगाना चाह रहे हो लगाओ, नहीं लगाना चाह रहे हो नहीं लगाओ। इट्स बेटर कि नहीं लगाओ। 0.0074 आपको भी पता है और वो एक ही बात हो जाती है, ठीक है। तो ये आपके पास यहाँ पर नंबर्स में ये चीज़ आती है। एक सवाल मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, लेट सपोज 48.93 मल्टीप्लाई बाय 3.47 स्क्वायर, ठीक है। और या हाँ ठीक है, और कह रहा है अंडर रूट नहीं क्यूब रूट 26.93, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इसको 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स पे लिखना है सारे आंसर्स को। किस में लिखना है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में। तो आप क्या करोगे, आप ये देखोगे कि कहाँ पे मैं 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स लिख सकता हूँ, कहाँ पर नहीं लिख सकता हूँ। या फिर आप फॉर एग्जांपल इसको 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स पे कर लो। आप इसको 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में ट्रांसफॉर्म करने के बाद आप करोगे, देखो 48.93 है, 48.93 को अगर 2 सिग्निफिकेंट फिगर में करना है तो 93 कट हो जाएगा, तो लास्ट वाले का इम्पैक्ट डलेगा। जी सर 49 आ जाएगा यहाँ पे। सर इसको 2 में लिखना है तो 3.5 आ जाएगा। कैसे सर, ये लास्ट वाले को कट करूँगा, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, लास्ट वाले को कट करूँगा तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये 7 इस पर इम्पैक्ट डालेगा, ये 3.5 का स्क्वायर हो जाएगा। सिमिलरली ये देखूंगा सर, इसमें बहुत से टीचर्स और सबका यही मानना है कि इसमें जो है ना एस्टिमेटेड आंसर लेते हैं। अगर क्यूब रूट आप देखो तो क्यूब रूट किसका पॉसिबल है, सिर्फ अंडर रूट 27 का पॉसिबल है, ना 26 का है ना 29 का है। तो आप ना इसको 26 में करो ना 26.9 में करो, आप इसको डायरेक्टली 27 में कर दो। तो अंडर रूट 27 क्यूब रूट 27 लिख दो। अब आप इन दोनों को सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो, आपके पास एक प्रॉपर आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आपके पास कैलकुलेटर होगा, अगर नहीं हो तो आप कर भी सकते हैं, या तो मैंने ऐसा आंसर क्वेश्चन बनाया है जिसमें कैलकुलेटर की नीड हो। आपके पास अगर कैलकुलेटर पेपर 1 में आता है तो ऐसा क्वेश्चन आएगा जो पेपर 1 कैलकुलेटर की नीड हो ही नहीं, सही है। तो ये हमारे पास हो गया पेपर 1 में, इसमें सारी चीज़ें हमारी कवर हो गई कि इस तरीके से हमारे पास सवाल आ सकते हैं, ठीक है। और हमारा ये टॉपिक 1 कंप्लीट हो गया। टॉपिक 2 में कुछ नहीं है। टॉपिक 2 में जो है ना वो आपके पास 4 ऑपरेटर्स हैं। 4 ऑपरेटर्स में आपको पता होना चाहिए बॉड मास क्या है। बॉड मास आपको बहुत अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। बेड मास, ठीक है। बेड मास होता है क्या है सर, बेड मास होता है ब्रैकेट इंडाइसेस, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। अच्छा, बहुत से बच्चों के जहन में कन्फ्यूजन होती है कि सर यहाँ तक तो सॉल्व कर लेते हैं बहुत से बच्चे, फिर एडिशन और सब्ट्रैक्शन में कन्फ्यूज हो जाते हैं। लेट सपोज लिखा हुआ -17 + 3 -17 -3 + 2, अगर ऐसे लिखा हुआ है, माइनस भी नहीं रखता, इसको मैं प्लस रख देता हूँ, आसान कर देता हूँ, ठीक है। 17 - 3 लिखा हुआ है, 17 - 3, बहुत से बच्चे क्या कहते हैं 17 - 3 14 आया, 14 + 2 लिखते हैं 16 आया, सही है, ये भी ठीक है। अच्छा, बहुत से बच्चों के जहन में होता है सर बेड मास कह रहे हैं पहले आप एडिशन करें, सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, गलत है बिल्कुल। आप एडिशन पहले करें तो एडिशन कर लेते हैं, एडिशन के थ्रू करें तो भी सेम ही आंसर आएगा। लेकिन एडिशन में बच्चे क्या गलती करते हैं, इसको 3 + 2 5 लिख के 17 - 5 करके आ जाते हैं, गलत। आपका आंसर क्या आएगा, इससे 12 आएगा, दैट इज़ रॉन्ग। आपका आंसर एक्चुअल में आ रहा है 16, तो गलत आंसर आ रहा है। इसका मतलब क्या है, अब आपने इसको सही करना पड़ेगा। तो -3 + 2 होगा, -3 + 2 क्या आता है, -1, 17 - 1 16। तो यहाँ पर दोनों में सेम आंसर आ गया, मतलब आपने आंसर ठीक करा, ठीक है। तो बॉड मास में आपने, बेड मास में आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। अच्छा, एक और चीज़ मैं छोटी सी कन्वर्जन सिखा देता हूँ कि अगर डेसिमल में आपके पास 0.26 लिखा हुआ है और नीचे 0.2 लिखा हुआ है, तो इसको डेसिमल को फ्रैक्शंस में कैसे कन्वर्ट करना है, ठीक है। अगर आप डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना चाह रहे हो ना और डिवीजन करना चाह रहे हो तो कैसे करोगे आप कैसे करोगे, 0.26 है ना, आप इसको कैसे लिख सकते हो, सर इसको लिख सकता हूँ 26/100। क्यों, क्योंकि पॉइंट के बाद जितने नंबर्स होते हैं उतने जीरोज़ नीचे ऐड हो जाते हैं। इसको लिखना है सर, इसको डिवीजन का साइन लगा के ये इसको 2/10 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। सर ये डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर दूँ, ये 10/2 हो जाएगा, ठीक है। ये 26/100 ही रहेगा, ये 0 से 0 कैंसिल, 2 1 2, 2 13 36 और 26, ठीक है। फिर आपके पास 13/10 आ गया, वो आ जाएगा आपके पास 13/10। आपको पता है कि अगर मेरे पास 13/10 लिखा हुआ है तो यहाँ से 0 कैंसिल होगा तो पॉइंट एक मूव पीछे कर जाएगा, तो 1.3 विल बी योर आंसर। तो इसको आप इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, जब आपके पास कैलकुलेटर ना हो। तो इसके लिए आपको बहुत ध्यान से देखना होता है कि मल्टीप्लिकेशन डिवीजन क्या होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास हो जाती है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ डेसिमल्स। और मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल्स के लिए क्या करना होता है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल्स के लिए आपको सिंपली
आपको जो है वो बहुत गौर से डेसिमल प्लेसेस को देखना होता है। लेट सपोज आपको 0.3 को मल्टीप्लाई करना है 300 से, तो व्हाट विल बी द आंसर। इसको करने के लिए आपको पता होना चाहिए इसके अंदर कितनी डेसिमल प्लेस है, 1 डेसिमल प्लेस, इसमें कितनी है सर 0 डेसिमल प्लेस है। तो आपके आंसर में जो है ना वो इन दोनों को ऐड करके 1 डेसिमल प्लेस पे आपका आंसर आना चाहिए। मतलब आपके आंसर में 1 डेसिमल प्लेस पॉइंट पीछे मूव करेगा। आप देखो यहाँ से पॉइंट हटा के एक बार आगे मूव कर रहे हो, तो जब आप आंसर निकालोगे तो एक बार पॉइंट को पीछे मूव करोगे, ठीक है। तो आपने यहाँ से 3 ले लिया और यहाँ से 300 ले लिया, 3 और 300 को मल्टीप्लाई करें तो 900 आ जाता है, और पॉइंट हमारे पास क्या है, यहाँ है। तो जब पॉइंट हम एक बार आगे लेके आए थे तो हम क्या एक बार पीछे लेके जाएंगे, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एक बार पॉइंट पीछे जाएगा तो 90 विल बी आवर आंसर। तो ये इस तरीके से पॉइंट की मल्टीप्लिकेशन हो जाती है, डिवीजन इस तरीके से हो जाती है, ठीक है। तो आपके जहन में ये दोनों अप्रोचेस होनी चाहिए मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को फॉर ऑपरेटर्स को करने के लिए, ठीक है। बाकी आपके पास ये कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस है जो मैं PDF अपलोड करूँगा लिंक, तो ये आप लोग देख भी सकते हो, ठीक है। इसके बाद हमारे पास प्रॉपर्टीज़ आती थी रियल नंबर्स की। प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, हमारे पास 4-5 प्रॉपर्टीज़ होती है, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, आइडेंटिटी और इनवर्स। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में एक बात याद रखो, कभी भी ब्रैकेट्स इन्वॉल्व नहीं होते कम्यूटेटिव में, ना एडिशन में ना मल्टीप्लिकेशन में। एसोसिएटिव में दोनों साइड्स पे ब्रैकेट होंगे, दोनों साइड्स पे ग्रुपिंग हो रही होगी, तो आप आइडेंटिफाई कर लोगे वो एसोसिएटिव है। और डिस्ट्रीब्यूटिव में एक साइड पे ब्रैकेट होगा, दूसरी साइड पे ब्रैकेट नहीं होगा, वो क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूटिव होती है, ठीक है। आइडेंटिटी अच्छा, डिस्ट्रीब्यूटिव की मल्टीप्लिकेशन और एडिशन की एक ही प्रॉपर्टी होती है, और आपके पास अब ऐड हो गया कि सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन की भी एक ही प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, और कोई प्रॉपर्टी नहीं होती। इसमें एक सब्ट्रैक्शन में आपको क्या होगा, ये यहाँ पर एडिशन का साइन है, इसकी जगह सब्ट्रैक्शन का साइन आ जाएगा, तो आप यहाँ पर बीच में सब्ट्रैक्शन का साइन लगा दोगे। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी क्या होती है कि ए प्लस, मतलब अगर आपको ए की वैल्यू चाहिए तो आप कैसे निकाल सकते हो, a+0, और a+1 चाहिए तो भी आप ए से निकाल सकते हो। इन्वर्स प्रॉपर्टी में क्या होता है, आपके पास ए प्लस, अब आप अगर प्लस एडिशन का इन्वर्स देख रहे हो तो एडिशन का इन्वर्स सर सब्ट्रैक्शन होता है, और मल्टीप्लिकेशन का इन्वर्स क्या होता है सर, डिवीजन होता है। तो वहाँ पर यहाँ पर यही केस हो रहा होता है, a प्लस माइनस a, तो आपके पास 0 आ जाता है, और अगर आप a मल्टीप्लाई बाय 1/a करते हो तो 1 आ जाता है। सर ये आपने बोला था डिवीजन होती है, तो कैसे ये मल्टीप्लिकेशन आ गया। देखो मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन हम a डिवाइड बाय a लिख सकते हैं, इसी को मैंने क्या करा, डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करा, a मल्टीप्लाई बाय 1/a कर दिया, तो ये आपके पास कैंसिल होकर क्या आ गया, 1 आ गया। तो ये हमारे पास सिंपल सी प्रॉपर्टीज़ होती है, ये प्रॉपर्टीज़ को भी देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। कमिंग ऑन टू वर्ड्स किस पे, ये प्रॉपर्टीज़ की थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन ये भी मैं ऐड कर दूंगा। अच्छा, इसके बाद हमारे पास एक जो टॉपिक आता है वो छोटा सा टॉपिक है, वो टॉपिक को आप लोग देख लो। हमारे पास फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स है। फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स की मेन टर्म्स को हाईलाइट कर देता हूँ कि क्या क्या आपके पेपर में आ सकता है। फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स के लिए ना आपको पता होना चाहिए HCF LCM, ठीक है। HCF LCM क्या होते हैं सर, HCF LCM बिल्कुल आसान से होते हैं। कैसे होते हैं सर, HCF LCM के लिए ना कुछ की टर्म्स होती है, मतलब वर्ड प्रॉब्लम्स में आपको कुछ की टर्म्स आइडेंटिफाई करनी होती है HCF LCM में, तब जाके आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि आपकी HCF LCM में क्या क्या चल रहा है, ठीक है। HCF LCM आपको भी पता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। HCF कैसे निकालते हैं, हम HCF निकाल रहे होते हैं तो हमें कहाँ पर, हमें जहाँ पर जब तक एक टेबल में आ रहे तब तक हम निकालते हैं, उसके बाद स्टॉप कर जाते हैं। वैसे ही अगर हम LCM निकाल रहे होते हैं तो LCM में क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल है, मतलब जहाँ तक जब तक 1 नहीं आता तब तक आप LCM निकालते रहते हैं, ठीक है। कमिंग ऑन टू वर्ड HCF की, अच्छा इसमें ना आपके पास सवाल मोस्ट ऑफ द टाइम वर्ड प्रॉब्लम से ही आता है, और वर्ड प्रॉब्लम्स में आपने क्या करना होता है, वर्ड प्रॉब्लम से आपने ढूंढना होता है कि क्या HCF है या क्या LCM है। तो HCF के लिए आपके पास कुछ की वर्ड्स हैं। की वर्ड्स क्या है, ग्रेटेस्ट पॉसिबल नंबर आ जाए, हाईएस्ट नंबर आ जाए, बिगेस्ट पॉसिबल नंबर आ जाए, तो वो सारी चीज़ें किसको हाईलाइट करती है, वो सारी चीज़ें हाईलाइट करती है HCF को। LCM के लिए क्या है, आपके पास लीस्ट पॉसिबल नंबर आ जाए, स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर आ जाए, या फिर लीस्ट स्मॉलेस्ट ऐसे कुछ भी आ जाए तो आप क्या समझ जाएंगे कि LCM है। HCF में डिवाइडेड इक्वली होता है, तो LCM में क्या होता है, ऑल टुगेदर या टुगेदर का होता है सवाल, ठीक है। HCF लीव्स द रिमाइंडर कहता है। लीव्स द रिमाइंडर का मतलब क्या है कि सर आपके पास यहाँ पर 3-4 बच जाता है। कभी कभार आप जब HCF लेते हो तो आपके पास कुछ ना कुछ रिमाइंडर बच जाता है। 3 और 4 एक टेबल में नहीं आते तो आप HCF को एंड कर देते हो, लेकिन LCM में क्या है, आपको कोई रिमाइंडर नहीं बचता, आप 1-1 पर ला के छोड़ते हो। तो LCM में कोई रिमाइंडर नहीं बचता, HCF में कोई रिमाइंडर बच जाता है, तो कभी कभार एग्जामिनर ऐसे भी लिख के आपसे पूछ लेता है, ठीक है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स थी, जैसे लेट सपोज हमारे पास लिखा हुआ है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच ऑन बीन एडेड टू 23। तो अब हम देखेंगे स्मॉलेस्ट नंबर कह रहा है और एक्जैक्टली डिविजिबल कह रहा है तो LCM ले लेंगे, लीस्ट लेंथ कह रहा है तो हमें LCM ले लेंगे, ठीक है। फिर हमारे पास ये इस वाले क्वेश्चन को कट करें, इस वाले क्वेश्चन में लीस्ट नंबर ऑफ स्पेलिंग्स कह रहा है, मतलब हम LCM ले लेंगे। सिमिलरली इस वाले क्वेश्चन में व्हाट इज़ द बिगेस्ट पॉसिबल नंबर कह रहा है तो हम क्या कर देंगे, HCF ले लेंगे। तो आपको इतनी आपकी फ्लुएंट होनी चाहिए, आपके टर्म्स आपको पता होनी चाहिए कि किसमें LCM लेना है, किसमें HCF लेना है, वो आपको पता है। आप HCF LCM तो खुद से भी ले सकते हो, वो आपको सिखाने की ज़रूरत नहीं है, वो आप बचपन से सीखते हुए आ रहे हैं, ठीक है ना।
तो उसके बारे में आपको प्रैक्टिस कराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एचसीएफ लेना है, एलसीएम लेना है, आप खुद निकाल सकते हो। ये देखो, ये एक एलसीएम की एग्जांपल है कि आपने एलसीएम किस तरीके से लिया, सारे एलसीएम्स के फैक्टर्स या मल्टीपल्स को मल्टीप्लाई करा तो आपके पास एलसीएम आ जाता है। एचसीएफ लेने के लिए आप क्या करते हैं, एचसीएफ लेने के लिए अगर 36 और 48 का ले रहे हैं आप हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो आपको ये सिंपली सॉल्व करना है। अब 3 और 4 एक टेबल में नहीं आता, तो आप ये तीनों को मल्टीप्लाई करके लिख देंगे कि क्या है, एचसीएफ आ रहा है हमारा, ठीक है। तो 2 या 3 टर्म्स का आपके पास एचसीएफ एलसीएम आ जाता है। इसके अलावा इस टॉपिक में आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। अच्छा, ये थोड़ा गौर से देख लो, स्टैंडर्ड फॉर्म जो है ना वो थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है कभी कभार। स्टैंडर्ड फॉर्म्स के लिए बहुत आसान है। स्टैंडर्ड फॉर्म्स के लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर आपने कोई भी वैल्यू को लिखना है तो वो वैल्यू में डेसिमल अगर डेसिमल है तो डेसिमल से पहले एक ही नंबर होना चाहिए, ठीक है। डेसिमल से पहले एक ही नंबर होना चाहिए और डेसिमल के बाद जितने नंबर हो सकते हो, ठीक है। अगर डेसिमल नहीं है तो वो नंबर सिर्फ 1 सिग्निफिकेंट फिगर पे होना चाहिए, ठीक है। अगर डेसिमल नहीं है तो डेसिमल अगर नहीं है तो 1 सिग्निफिकेंट, अगर सर 2 डेसिमल 39 लिखा हुआ है तो ये तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो ये तो डेसिमल भी नहीं है। तो क्या करूँगा मैं, डेसिमल कहीं नहीं होता, एंड में आता है, तो मैं 3.9 लिखूँगा। मैं क्यों लिखूँगा 3.9? क्योंकि मेरे को सिग्निफिकेंट फिगर के लिए क्या लिखना होता है, मुझे सिग्निफिकेंट फिगर के लिए सिर्फ एक ही नंबर पॉइंट से पीछे चाहिए, और इसमें क्या है, इसमें 2 नंबर पॉइंट से पीछे आ रहे हैं, मतलब 39 में पॉइंट से पीछे 2 नंबर आ रहे हैं, 9 भी आ रहा है और 3 भी आ रहा है। तो मैं इस तरीके से नहीं सॉल्व कर सकता। मैंने क्या करने की ज़रूरत है, मैंने 3.9 लिखना है, क्योंकि 3.9 इज़ समवेयर के पॉइंट मेरे पास बीच में आ रहा है और 3 पहले आ रहा है, तो ये मेरे पास हो जाती है 3.9। ये सारी चीज़ें आ जाती है स्टैंडर्ड फॉर्म से, ठीक है। अच्छा, स्टैंडर्ड फॉर्म की ये 3 आपके पास वो हो गई। अच्छा, अगर सर स्टैंडर्ड फॉर्म लिखते हैं ना, तो आप एक चीज़ समझ लें कि अगर स्टैंडर्ड फॉर्म लिख रहे हैं तो स्टैंडर्ड फॉर्म इस फॉर्म में होती है, ठीक है। इस फॉर्म में कैसे होती है कि आपके पास 10 की पावर की कोई फॉर्म होगी और आपके पास पॉइंट से पहले एक नंबर होगा, पॉइंट के बाद जितने नंबर लिख सकते हो लिख दो, ठीक है। और 10 की पावर में कुछ ना कुछ आ रहा होगा, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास एक चीज़ ऐसे लिखी हुई है और वो कहता है आपको क्या करना है, आपने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से ऑर्डिनरी फॉर्म में लेके आना है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है, आपने इसको ऑर्डिनरी फॉर्म में लेके आना है। तो आपने सिंपली क्या करना है, आपने कुछ भी नहीं करना। आपने ना, अगर मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर पॉजिटिव लिखी हुई है, अगर 10 की पावर पॉजिटिव लिखी हुई है तो आप क्या करेंगे, इफ़ द पावर इज़ रिटन पॉजिटिव, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इफ़ द पावर इज़ रिटन पॉजिटिव, स्टार बना देता हूँ, तो आपके पास ये चीज़ आप लोग को थोड़ी सी क्लियर हो जाएगी, आसान हो जाएगी। रिटन पॉजिटिव, तो फिर आप क्या करेंगे, आप सिंपली क्या करेंगे, इस पॉइंट को आगे आगे मूव करते जाएंगे। जितनी पावर्स है उतनी बार इस पॉइंट को आगे, मतलब 3.9 की पावर 10 पावर 8 लिखा हुआ है ना, तो आप पॉइंट को 3.9 लिखें और इसको 8 बार आगे ले जाएं। 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। 8 टाइम्स आ गया, 1 2 3 4 5 6 7, और एक और बार आ जाएगा 8। तो क्या आया सर, 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम्स आगे आ गया। जितनी बार आप आगे लेके आए उसमें ज़ीरोज़ इंसर्ट करते हैं, आपके पास क्या आ जाएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म, सिंपल, ठीक है। तो ये जितने ज़ीरोज़ हैं 2 2 6 2, और ये आपके पास क्या आ गई, ऑर्डिनरी फॉर्म आ गई इसकी, ठीक है। सिमिलरली सर, अगर हमें ऑर्डिनरी फॉर्म से स्टैंडर्ड फॉर्म में जाना हो, ऑर्डिनरी फॉर्म से स्टैंडर्ड फॉर्म में जाना हो, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास लिखा हुआ है 3978 और आपको कह रहा है इसको आप ऑर्डिनरी स्टैंडर्ड फॉर्म में ले जाएं, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर आपने जाना है ऑर्डिनरी फॉर्म से, तो आपको कुछ नहीं करना। आपने क्या करना है, आपने पॉइंट कहाँ पर होता है, कहीं नहीं होता तो लास्ट में होता है, आपने पॉइंट को पीछे लेके आना होगा। मैंने क्या कहा था कि पॉइंट से पहले सिर्फ एक नंबर होना चाहिए। यहाँ पे पॉइंट से पहले कितने, 4 नंबर है, तो पॉइंट से पहले एक नंबर कहाँ पर आएगा, 1 बार 2 बार 3 बार, तो 3 टाइम्स, तो पीछे लेके आऊँगा 3 टाइम्स, 3.978 लिखूँगा, तो 3 टाइम्स पीछे लेके आया है, तो क्या आ जाएगी मेरे पास, 10 की पावर क्या आ जाएगी, 10 की पावर आ जाएगी मेरे पास पॉजिटिव में। पॉजिटिव में कैसे आएगी, पॉजिटिव में आएगी मेरे पास, लाइट सपोज ये आ जाएगी पावर +3, ठीक है। अच्छा, अब बहुत से बच्चों का सवाल होता है कि सर हमें कैसे पता चलेगा कब पावर पीछे जा रही है तो पॉजिटिव लेके। जब आप गौर से सुन लो मेरे जुमलों को, जब भी आप ऑर्डिनरी फॉर्म से स्टैंडर्ड फॉर्म पे जाते हैं तो आपकी जब पॉइंट पीछे मूव करता है तो आपकी पावर पॉजिटिव लिखी जाती है, जब पॉइंट आगे मूव करता है तो आपकी पावर नेगेटिव लिखी जाती है, ठीक है। जब आप वो स्टैंडर्ड फॉर्म से ऑर्डिनरी फॉर्म में आते हैं, इस बात को भी याद रखो, जब आप स्टैंडर्ड फॉर्म से ऑर्डिनरी फॉर्म में आते हैं तो आपके पास जो पावर होती है उससे आपका पॉइंट आगे मूव करता है, अगर पावर पॉजिटिव में। अगर पावर नेगेटिव में होती तो आपका पॉइंट कहाँ पीछे मूव करता, ठीक है। लेट सपोज यहाँ पर लिखा हुआ होता, एक एग्जांपल देता हूँ। लेट सपोज लिखा हुआ होता 3.9, सेम एग्जांपल, और यहाँ पर लिखा हुआ था 10 की पावर -3, तो आप पॉइंट को कहाँ लेके जाते हैं, पीछे लेके जाते हैं। कहाँ पीछे, तो आप कितनी बार लेके जाते हैं, 1 2 3 टाइम्स पीछे लेके जाते हैं, आप लिखते हैं 0.0039, तो ये आपके पास हो जाती है ऑर्डिनरी फॉर्म में एक आंसर,
ठीक है। फॉर सपोज यहाँ पर भी सर जैसे पावर यहाँ पर ये लिखा हुआ है ना, अब मेरे पास लिखा हुआ था 0.3978, तो मैंने पावर को कहाँ लेके जाना है, एक बार आगे लेके जाना है। तो एक बार आगे ले जाने पे मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या करना है, 3.978 लिखना है। और एक बार आगे आया तो 10 की पावर कितनी लिखूंगा, 10 की पावर लिखूंगा मैं -1, क्योंकि मैं आगे लेके आया। तो ये चीज़ को आपको बहुत गौर से देखना है। इसको एक बार वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिएगा कि कब आपने पावर को और कब स्टैंडर्ड फॉर्म को ऑर्डिनरी फॉर्म में लेके जाना है, कब ऑर्डिनरी फॉर्म को स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके जाना है। तो कब आपकी पावर पॉजिटिव होगी, कब आपकी पावर नेगेटिव होगी, कब आपकी पावर नेगेटिव होगी, कब आपकी पावर पॉजिटिव होगी। इस चीज़ को बहुत गौर से देख लीजिएगा तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छी हेल्प मिल जाएगी। अच्छा, नाउ कमिंग ऑन टूवर्ड्स वन मोर थिंग। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में एक और चीज़ आती है। क्या चीज़ आती है सर? अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में 2 चीज़ें आती है। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में मल्टीप्लिकेशन आ जाए, देखो मल्टीप्लिकेशन या डिवीज़न आ जाए स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो आप कैसे करोगे? अगर मल्टीप्लिकेशन आती है ना तो आपने, या डिवीज़न आती है तो आपने कुछ करना नहीं है, कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म की मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न बहुत आसान होती है। फॉर एग्जांपल 6 × 10 की पावर 2 लिखा हुआ है और लिखा हुआ है मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई हो रहा है 7 × 10 की पावर 5। तो आपने कुछ भी नहीं करना। आपने क्या करना है, आपने 6 और 7 को सिंपल मल्टीप्लाई कर देना। 6 7 से क्या होता है सर, 42 होता है। 42 लिखने के बाद आपने क्या करना है, 10 की पावर 2 है और 10 की पावर 5 है, तो आप 2 और 5 दोनों को क्या कर दो, ऐड कर दो। 2 और 5 ऐड होकर 7 हो जाएंगे। क्या ये आंसर स्टैंडर्ड फॉर्म में है? सर ये 10 की पावर तो लिखी हुई है, लेकिन ये जो है ना, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। पॉइंट के बाद पॉइंट से पहले 2 नंबर आ रहे हैं, मुझे पॉइंट के बाद सिर्फ पॉइंट से पहले 1 नंबर चाहिए होता है। पॉइंट कहाँ पीछे मूव करेगा, तो ये क्या हो जाएगा 4.2। 4.2 अगर पॉइंट पीछे मूव करता है, पीछे जाओ, पॉइंट पीछे मूव करता है और आप किससे ऑर्डिनरी स्टैंडर्ड फॉर्म में आ रहे हो, ऑर्डिनरी फॉर्म से स्टैंडर्ड फॉर्म में आ रहे हैं, पॉइंट पीछे मूव कर रहा है, तो पावर क्या होती है, पावर पॉजिटिव में 1 बढ़ जाती है। तो पावर पॉजिटिव में 1 बढ़ जाएगी, मतलब इसकी पावर क्या हो जाएगी, आपके पास हो जाएगी 10 की पावर 8। ठीक है, इसमें +1 हो जाएगा क्योंकि आप पीछे जा रहे हो, तो पीछे जा रहे हो और स्टैंडर्ड फॉर्म में पीछे जा रहे हो, तो फिर आपके पास पावर 8 हो जाएगी। सही है। अगर डिवीजन में सर इस तरीके के सवाल आता है कि 42, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3, ठीक है, डिवाइडेड बाय 3 और मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर, चलो 5 लिख लेता हूँ। तो अब देखो, अब गौर से देखना है, आपने क्या करना है, 42 और 3 को डिवाइड कर देना। 42 डिवाइडेड बाय 3, सर 3 1 3, 3 1 3 और 3 4 12, तो 14 आ रहा है। सही है सर। इसके बाद क्या लिखना है सर, इसके बाद मल्टीप्लाई का साइन, ये 10 वाला और ये वाला। जब भी डिवीजन का साइन होगा तो पावर्स क्या हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट, और जब मल्टीप्लिकेशन का साइन होगा तो पावर्स क्या हो जाएगी, ऐड। तो पावर्स आपके पास क्या है, -3 और 5, तो -3 -5, ठीक है, -3 -5 क्या हो जाएगा, -8। तो आपके पास पावर क्या आ रही है, आपके पास पावर आ रही है 10 की पावर -8। क्या मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म में आंसर है? नहीं सर। पॉइंट के बाद कितने पॉइंट से पहले कितने नंबर है, 2 नंबर। मुझे पॉइंट से पहले कितना नंबर चाहिए होता है, 1, तो मैं पॉइंट को बीच में लेके आऊँगा, तो ये 1.4 हो जाएगा। और 10 की पावर क्या हो जाएगी, एक बार पॉइंट पीछे आया ना, तो पावर क्या होनी चाहिए, 1 ऐड हो जानी चाहिए, तो 1 ऐड होगी, तो ये क्या हो जाएगा, -7। ठीक है, तो दिस विल बी योर आंसर। यहाँ पर भी क्या करा था, 1 ऐड करी थी क्योंकि पावर को पीछे लेके गया था, तो पावर को जितनी बार, पॉइंट को जितनी बार पीछे लेके जाऊंगा उतनी पावर में ऐड होता जाएगा। पॉइंट को जितनी बार आगे लेके जाऊंगा उतनी पावर में सब्ट्रैक्ट होता जाएगा। तो पॉइंट को अभी मैं क्या लेके गया हूँ, पॉइंट को एक बार पीछे लेके गया हूँ, तो मैंने पावर में ऐड करा, और पावर में ऐड करने पे -7 +8 1 -7 आता है। तो ये हो गई मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। ठीक है, अब आ जाओ जल्दी से आ जाओ उस पर, एडिशन और सब्ट्रैक्शन पे। यार वीडियो थोड़ी सी शॉर्ट होगी क्योंकि मुझे जाना था, इस वजह से आप लोग के लिए मैंने एक छोटी सी वीडियो बना दी और थोड़ा लेट भी हो गया, सॉरी। ठीक है, अच्छा, एडिशन सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, एडिशन सब्ट्रैक्शन में ऐसा नहीं होता जैसे आप सोच रहे हैं, जैसे मल्टीप्लिकेशन में और डिवीजन में होता है ना, वैसे आसान होता है। एडिशन सब्ट्रैक्शन में ऐसा नहीं होता। ठीक है, आपके पास लेट सपोज ये लिखा हुआ है 6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर, और ये लिखा हुआ है आपके पास 3.4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2। तो अब आप देखो, अब आपको क्या है करना है, 10 की पावर 2 नहीं, मैं लिख देता हूँ 10 की पावर 5। अब देखो, दोनों की पावर्स डिफरेंट है ना। एडिशन में आप ये नहीं कर सकते कि दोनों की पावर्स को ऐड कर दिया, ये दोनों नंबर को ऐड कर दिया और पावर्स ऐड कर दिया। नो, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में आपने पूरा एक्सपेंड करना है, फिर एडिशन करनी है। ठीक है, एक्सपेंड कैसे करेंगे, 6 की पावर 10 मल्टीप्लाई बाय 7 है। ये अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा है, ऑर्डिनरी फॉर्म में क्या करूँगा, पॉइंट कहाँ है, आखिरी में, तो कितना मूव कर दूँगा, आगे की साइड मूव करूँगा। कितने जीरोज़ लगा दूँगा, 7, 1 2 3 4 5 6 7 जीरोज़ लग गए। देन 3.4 है, मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 5 लिखा हुआ है, तो 3.4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 5 टाइम्स आगे जाना है, 1 2 3 4 5, तो कितनी बार आगे आ गया, 0 0, तो ये क्या हो जाएगा 34। ठीक है, अब आप इन दोनों को ऐड कर सकते हैं। जी सर, बिल्कुल ऐड कर सकते हैं। क्या करना है सर, 7 ज़ीरोज़ आप लगा दें पहले, और इसमें लिख दें आप 3 4, और तो आप क्या करेंगे, आपका 0 में 0 ऐड हो गया। ठीक है, तो 0 आ गया, फिर 0 में 0 ऐड, फिर 0 में 0 ऐड, फिर 0 में 0 ऐड,
फिर आपका 4 में 0 ऐड हो जाएगा, ठीक है, और फिर आपका 3 में 0 ऐड हो जाएगा और फिर 60। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 60,034,000। अब अगर आपको क्या करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको आंसर में लिखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो क्या करेंगे, पॉइंट कहाँ है आखिरी में, पीछे मूव करेंगे 1 2 3 4 5 6 7। तो ये क्या आ जाएगा 6.034 और कितनी बार पीछे गए 7 टाइम्स। आपकी पावर क्या आएगी +7, ठीक है, क्योंकि आप ऑर्डिनरी फॉर्म से स्टैंडर्ड फॉर्म में जा रहे हैं। जल्दी से देख लें, ऑर्डिनरी फॉर्म से स्टैंडर्ड फॉर्म में जा रहे हैं, ये रहा दूसरा वाला केस, ऑर्डिनरी फॉर्म से स्टैंडर्ड फॉर्म में जा रहे हैं, पावर पीछे मूव आती है तब पावर पॉजिटिव लिखी जाती है। तो जितनी टाइम्स पीछे गए उतनी टाइम्स पावर पॉजिटिव लिखी। सब्ट्रैक्शन में भी सेम केस होगा, सिर्फ एडिशन की जगह सब्ट्रैक्शन आता है। तो ये आप लोग की एक छोटी सी वीडियो थी, इसमें रियल लाइफ एग्जांपल्स भी हो सकती है। अगर कोई क्वेश्चन हो तो मुझे भेज दो, मतलब लिख देना, तो मैं कमेंट में ही जवाब दे दूँगा, ठीक है। दैट्स इट। थोड़ा सा मैं बिजी था, इस वजह से बहुत शॉर्ट वीडियो बनी है, बट एटलीस्ट आपके वो कॉन्सेप्ट्स कवर हो गए जो मेजर कॉन्सेप्ट्स हैं आपके टॉपिक्स में। तो इंशाल्लाह आप लोग को थोड़ा सा बेनिफिट हो जाएगा इस वीडियो से। टिल देन सी यू, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। मैं ये इंशाल्लाह थोड़ी देर में अपलोड कर लूँगा, एटलीस्ट एक टाइम देख लोगे ना तो आप लोग के जो पुराने कॉन्सेप्ट्स हैं वो रिवाइज हो जाएंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।